नमस्कार। कक्षा 9th की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का अध्याय 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय। आज हम इसका अंतिम भाग 4 करेंगे। भाग 3 में हमने आपको बताया कि नाथसी सोच जो है किस विचारधारा पर आधारित थी। उसमें यह बताया था कि नाथसी जो सोच थी, हिटलर की जो सोच थी, वो डार्विन के सिद्धांत उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित थी। जो सिद्धांत ये कहता है कि जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा। तो जो नाथसीवाद थी वो एक संकुचित सोच है, या जिसको हम कह सकते एक छोटी सोच है, जो ये मानकर चलती थी कि जर्मन में सिर्फ जर्मन लोग ही रहेंगे, इसलिए वो अपने आप को जर्मन आर्य कहते थे, जो श्रेष्ठ हैं, जो दुनिया पर शासन करने के लिए पैदा हुए। इसलिए अध्याय 3 भाग 3 में आपने देखा कि हिटलर ने उन सभी समुदाय जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया और उनको मारने के लिए जो गैस चैम्बर बनाए गए थे जहां पर जहरीली गैस छोड़कर उनको मार दिया जाता था। इसके अलावा वो एक शुद्ध जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो ऐसे साम्राज्य में उन लोगों के लिए भी कोई स्थान नहीं था जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। इसलिए 70,000 ऐसे जर्मन लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया गया जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। तो हिटलर की सोच का अंदाजा लगा सकते हैं आप किस तरह से उसकी सोच थी। तो भाग 4 में हम नासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति करेंगे कि खासकर हिटलर का जो टारगेट था, जो उद्देश्य था, वो युवा लोग थे जिनको वो अपनी सोच में ढालना चाहता था, ताकि जर्मन के लोगों को ये बताया जा सके कि किस प्रकार से वो श्रेष्ठ आर्य हैं। तो उनका जो मुख्य टारगेट होता था वो युवा थे। तो युवाओं को नास्ती सोच में ढालने के लिए क्या क्या किया जाता था, इस भाग में हम यही बताएंगे। युवाओं में हिटलर की खास दिलचस्पी थी। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना करने के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी। बचपन में आपने देखा होगा बच्चों को जब घुट्टी पिलाई जाती है स्वस्थ रखने के लिए। तो हिटलर का भी ये सोचना था कि अगर आप एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो बच्चों को शुरू से ही नात्सी विचारधारा में ढालना पड़ेगा, यानी कि जैसा वो सोचता है वैसी विचारधारा बच्चों पर थोपनी होगी। और बच्चों का जो दिमाग, या उसको हम कह सकते हैं मस्तिष्क होता है, वो एक बिल्कुल खुली एक साफ सुथरी स्लेट होता है जिस पर आप जैसा लिखेंगे, जैसा उनको बताएंगे, बच्चे वैसा ही सोचने लग जाते हैं। तो आप अगर अपनी विचारधारा किसी पर थोपना चाहते हैं तो वो उन लोगों पर थोपना थोड़ा मुश्किल होता है जो बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों पर वो विचारधारा थोपी जा सकती है। तो तभी उसने कहा है कि बच्चों को नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी था। यह तभी हो सकता था जब स्कूलों के अंदर और बाहर बच्चों पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके लिए स्कूलों में शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। क्या थी ये शुद्धिकरण की मुहिम? इस मुहिम के तहत सभी यहूदी अध्यापकों को पहले तो नौकरी से हटा, क्योंकि स्कूलों में जो भी यहूदी अध्यापक लगे हुए थे जो लोगों बच्चों को अलग प्रकार की शिक्षा, जबकि हिटलर जो है बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहता था जो नात्सी विचारधारा से प्रेरित हो। और ये तभी हो सकता था कि जब जर्मन के लोग ही बच्चों को शिक्षा दी, यानी कि नात्सी जो वादी थे वही बच्चों को बताए। तो सबसे पहले जो मुहिम चलाई गई शुद्धिकरण की, उसमें यहूदी अध्यापकों को नौकरी से हटा दिया गया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, सबको मार दिया गया। स्कूलों में यहूदी और जर्मन बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा ताकि वो आपस में घुल मिल न कर सके, आपस में बातें ना कर सके। बाद में यहूदियों के बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नात्सी शिक्षा दी जाए। जो स्वस्थ अच्छे बच्चों का मतलब है जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, उनको नात्सी शिक्षा दी जाने लगी। इसके लिए सभी पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया, मतलब ऐसे अध्याय जोड़े गए जो बच्चों को बताए कि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नागरिक। पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया।
नस्ल के बारे में नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए, जो उनकी सोच थी कि जर्मन के लोग जो हैं दुनिया पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, तो उस बात को सही ठहराने के लिए, नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पढ़ाया जाने लगा। स्कूलों में बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। जब आप बच्चों का दिमाग शुरू में ही पकड़ लेते हैं तो इस तरह से किस प्रकार का जो बच्चा जब बड़ा होगा, किस प्रकार की सोच लेकर पैदा होगा, तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। 10 साल की उम्र में बच्चों को युंग फोक में दाखिल करवाया जाता था। यह एक नात्सी संगठन था, यानी कि जो नात्सी विचारों की शिक्षा देता था। युंग फोक में दाखिल करवाया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को से हिटलर यूथ नामक संगठन की सदस्यता लेनी होती है। जब बच्चा 14 साल का हो जाता था तो उसको हिटलर एक संगठन बनाया हुआ था, हिटलर के नाम से हिटलर यूथ नामक संगठन की सदस्यता लेनी होती थी। इस संगठन में वे युद्ध की पूजा करना, कि युद्ध करना जरूरी है व्यक्ति के लिए, लोकतंत्र की निंदा करना और यहूदियों कम्युनिस्टों से घृणा करना सीखते। जो हिटलर यूथ नामक संगठन था, आप सोच रहे होंगे 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की पूजा करना, कि युद्ध करना जरूरी है, लोकतंत्र की निंदा करना, लोकतंत्र को वो खतरनाक समझते थे, तथा यहूदियों और कम्युनिस्टों से घृणा करना सीखते थे। तो किस तरह से बच्चे का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, ये इससे अनुमान लगाया जा सकता है। गहन प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें सेना में काम करना होता था तथा किसी नात्सी संगठन की सदस्यता भी लेनी होती थी। महिलाओं के बारे में नात्सी सोच, अब महिलाओं के बारे में भी जान लेते हैं कि महिलाओं के बारे में नात्सियों की क्या सोच थी। नात्सी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें मर्दों से अलग होती हैं। जब उनका शासन आया, हिटलर ने जब शासन करना शुरू किया, तो प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें मर्दों से अलग होती हैं। इसी आधार पर लड़कों को मर्दाना और पत्थर दिल बनना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह सिखाया जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना तथा उसका पालन पोषण करना। दो अलग अलग उनको बिल्कुल स्त्रियां और पुरुषों में उन्होंने भेदभाव कर दिया था कि लड़कों का जो काम है वो क्या है, वो मर्दाना बनना है, पत्थर दिल बनना है, जबकि लड़कियों को जो ये सिखाया जाता था कि उनका जो फर्ज है वो अच्छी माँ बनना है, शुद्ध आर्य मतलब ऐसे बच्चे पैदा करना जर्मन जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना तथा उनका पालन पोषण करना। इसलिए नात्सी जर्मनी में माँ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन फिर भी सभी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। माँ का सबसे ऊंचा स्थान था, लेकिन सभी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। जो औरतें शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। क्या किया जाता था उनके साथ? जैसे उन्हें गंजा करके, मुंह काला करके तथा गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। इस तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाई। इसके विपरीत जो औरतें स्वस्थ बच्चों को जन्म देती थी उनको इनाम दिए जाते थे, जैसे उन्हें दुकानों में ज़्यादा छूट मिलती थी, रेलगाड़ी के टिकट सस्ते मिलते थे। इसके अलावा हिटलर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को तमगे भी देता था, जैसे 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का तमगा दिया जाता था, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का तथा 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। तो इस प्रकार माँ का, लेकिन सभी का नहीं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को जन्म देती थी उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। प्रचार, हिटलर शुरू से ही प्रचार की अहमियत समझता था, इसलिए हिटलर या नात्सीवादियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रचार का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लिया। नात्सी दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर प्रयोग किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों और नारों का सहारा लिया। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रचार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया।
पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों को शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया। जो भी फिल्में बनी उस दौरान, उसमें यहूदियों के प्रति नफरत फैलाई गई। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और चोगा पहने दिखाया जाता था। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन और यहूदियों में कोई फर्क नहीं था। अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी एक विचारधारा थी, एक संकुचित सोच थी, तो उसमें यहूदियों को अपमानित किया जाता था। इस प्रचार ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। जब इस प्रकार का प्रचार करेंगे तो जो जर्मन लोग हैं, ये प्रचार का बड़ा भयानक प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करते हैं तो दूसरी जातियां थोड़े समय के बाद वैसा ही मानने लग जाती हैं। तो इस जो प्रचार किया गया उसका लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मन लोगों में यहूदियों और दूसरे वर्गों के लोगों के लिए गुस्से और नफरत की भावना पैदा हुई। तो एक प्रकार से समाज को बांट कर रख दिया गया था। तो जो जर्मन लोग थे वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे और यहूदियों से वो नफरत करने लगे। दूसरी ओर नात्सी प्रेस में यहूदियों की जो तस्वीरें छपती थी, यानी कि जो भी उस दौरान प्रचार के लिए तस्वीरें छापी गई, वे भी उनको सच मानने लगे थे। तो ऐसा होता है जब प्रचार किया जाता है तो जिस जाति के खिलाफ प्रचार किया जाता है थोड़े समय के बाद उनको भी ये लगने लग जाता है कि सचमुच हमारे पूर्वजों ने शायद ऐसा ही किया हो। तो जो तस्वीरें छापी गई, जिस तरह से उनको पेश किया गया, तो यहूदियों को थोड़े समय के बाद वो अपने आप सच लगने लगी। उनको सपने में अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई तथा आंखें काली दिखाई देने लगी। ये तस्वीरें सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तो प्रचार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा और लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काने के लिए रेडियो, टेलीविज़न, पोस्टरों का सहारा लिया गया। तो इससे वहाँ पर यहूदी लोग अपने आप को भी कसूरवार समझने लगे। ये था नात्सीवाद और हिटलर के उदय पाठ का पूरा वृत्तांत। धन्यवाद, नमस्कार।